Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450. ओके जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं फॉर 2024 मेंस कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 450 टॉपिक्स तैयार रखें। ऑलराइट, जो कि अगर एग्जाम में आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको उतना दिक्कत ना हो उनको हैंडल करने में। ऑलराइट, और अभी से तैयार करके रखेंगे तो प्रीलिम्स के बाद जो आपको 80-90 डेज का टाइम मिलता है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकते हैं। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है टॉपिक को इंटरकनेक्ट करना, उन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको मेंस में सक्सेस दिलाएगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन दिमाग में है उससे मेंस नहीं निकलता यूपीएससी का। एनीवे, मैंने आज का इंडियन एक्सप्रेस आपके साथ स्किप किया है बिकॉज उसमें सभी एडिटोरियल्स, उसमें जितने भी एक्सप्लेन पेज पर जो भी आया वो सब कुछ इस एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसकी जजमेंट दी है। तो पहले मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम हॉलिस्टिकली कर लेंगे। और प्लीज अब डेली बेसिस पर जो भी एडिटोरियल्स आएंगे या एक्सप्लेन पेज पर कुछ आता है, अलग अलग लोग अपने पर्सनल ओपिनियन उस पर रखेंगे, ठीक है। इनमें टाइम वेस्ट मत करना। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना कंटेंट जान लेंगे कि हम मेंस में आंसर हैंडल कर सकें, इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। ऑलराइट, ये रोज रोज के एडिटोरियल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने आज का इंडियन एक्सप्रेस स्किप कर दिया है, ताकि मैं आपके साथ ये टॉपिक हॉलिस्टिकली कवर कर सकूं। उसके बाद फिर आपको उसमें डेली पेपर में आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जजमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पुराना पूरा इसका इशू समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो भी जजमेंट आया ना उसमें इनका मेन इशू क्या था। इन लोगों ने दो डिमांड रखी थी इनके ग्रुप ने। पहली कि हमारी ये जो इसको अभी तक ये लोग कहते थे यूनियन, ठीक है, कि आप एक साथ रह सकते हो, या कोहैबिटेशन कह लीजिए। ऑलराइट, तो ये सब इनको अलाउ था अभी तक, बट ये कह रहे थे कि हमारी जो मैरिज है उसको लीगल रिकग्निशन नहीं दिया जाता है। लीगल रिकग्निशन से क्या होता है कि आपको काफी सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, लाइक एडॉप्शन आप कर सकते हो, ठीक है, आपके इनहेरिटेंस वगैरह के। राइट, उसके बाद आपकी चाहे वो पेंशन हो, इंश्योरेंस हो, इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं, आपके राशन कार्ड वगैरह, ठीक है, ये जो सिविल बेनिफिट्स हैं ये आपको मिल जाते हैं। तो ये चाहते थे कि हमारी मैरिज को आप लीगली रिकग्नाइज कीजिए, ये पहली डिमांड थी। और दूसरी थी कि हमारी मैरिज को रजिस्टर कीजिए आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या? देखिए हमें पता है कि सभी रिलीजन के अपने अपने लॉज के अंडर में उनकी शादी रजिस्टर होती है, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है। ऑलराइट, उसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ है उनके, ठीक है। उसी तरह पारसीज के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, जैन, बुद्धिस्ट और सिख को हिंदू में ही काउंट किया जाता है, ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया कि सपोज अगर दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों की शादी होती है, ठीक है, दो डिफरेंट रिलीजन के, तो वो मानी जाएगी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ऑलराइट, कोई हिंदू है हिंदू रह सकता है, मुस्लिम है मुस्लिम रह सकता है, आपस में शादी कर सकते हैं बिना एक दूसरे का रिलीजन कन्वर्ट करवाए या किए। ओके, तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर आए हम लोग। ऑलराइट, तो ये चाहते थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में दो चेंजेस किए जाएं। पहला तो कि यहाँ पर वर्ड यूज होते हैं मैन एंड वुमेन, तो इसकी जगह वर्ड यूज किया जाए पर्सन, ताकि वो न्यूट्रल हो, ठीक है, मैन या वुमेन जैसा नहीं। नेक्स्ट, वाइफ और हस्बैंड वर्ड जो यूज होता है उसकी जगह यूज किया जाए स्पाउस। ठीक है, ये दो इनकी डिमांड थी। तो आप समझ सकते हो कि पर्सन एंड स्पाउस ये क्यों यूज करवाना चाह रहे हैं, ताकि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सके। क्लियर है? अभी तक ये एकदम सेक्युलर एक्ट है, ठीक है। आपको किसी हिंदू को मुस्लिम से करनी है, मुस्लिम को हिंदू से करनी है, सिख को जैन से करनी है, एंड सो ऑन। ठीक है, काफी सेक्युलर है। अगर आप अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं तो आप इस एक्ट के अंडर अपना मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ डिमांड्स थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट निकल कर आई है वो क्या कहती है इस बारे में। पहला तो इन्होंने यूनानिमसली कहा है सभी जजेस ने कि नो, हम इसको लीगल रिकग्निशन नहीं दे सकते। ठीक है, आप जो क्यूअर कम्युनिटी है इसको ऐसा कोई फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है मैरिज का, ठीक है, कि आपकी मैरिज रजिस्टर की जाए। आप सिविल यूनियन अलाउ है आपको, आप रह सकते हैं, ठीक है, आप पार्टनरशिप रख सकते हैं अपनी, बट ये सब नहीं। नेक्स्ट इज, इनकी जो डिमांड थी स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंज किए जाएं, ये दो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स लाए जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा डोमेन नहीं है, ये लेजिस्लेचर का डोमेन है। ये पार्लियामेंट इस पे लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इस पे लॉ बना सकता है, और ये पार्लियामेंट्री लॉ है, इसमें अगर हम वर्ड्स चेंज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई चेंजेस करने हैं पार्लियामेंट से करवा लीजिए, आप, हम नहीं कर सकते। दूसरा, अडॉप्शन। देखिए
क्यूर कम्युनिटी के अगर कोई दो कपल है वो खुद से अडॉप्ट नहीं कर सकते, बट हाँ अगर वो चाहें तो किसी अनमैरिड कपल के साथ पार्टनरशिप में जॉइंट अडॉप्शन कर सकते हैं। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हें अडॉप्शन अलाउ नहीं है, अगर अडॉप्ट करना है तो आप किसी अनमैरिड कपल के साथ जॉइंट अडॉप्शन कर सकते हो। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर लीगल रिकग्निशन। तो हम तो आपको लीगल रिकग्निशन नहीं दे सकते आपकी मैरिज को, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो लीगल रिकग्निशन दे सकता है। नेक्स्ट इज क्यूर कम्युनिटी, इनको राइट टू एंटर द यूनियन तो दिया गया है, ठीक है, बट अगेन इट इज नॉट ए फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। आपसे ज्यादा ये कह सकते हो कि स्टैट्यूटरी राइट हो सकता है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट का बेस पे लॉ बना के इनकी मैरिज को एक्सेप्ट करता है तो। इसके अलावा स्टेट को ड्यूटी दी गई है कि आप इनको प्रोटेक्शन इंश्योर कीजिए, इनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो सब आपको रोकना होगा। इन्हें बुली किया जाए, हैरेस किया जाए इस चीज के लिए, तो इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देनी होगी। ये स्टेट की ड्यूटी इंपोज की है कोर्ट ने। नेक्स्ट इज सेंटर कहा गया है कि आपने जो कमिटी बनाई थी बाय हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, तो आप उसके साथ यू कैन गो अहेड, वो आइडेंटिफाई करेगी ये कमिटी कि इनके साथ किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर सारे बताए, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, राशन कार्ड बनने में प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब ये अडॉप्शन का राइट इनको क्यों नहीं दिया गया डायरेक्टली, क्योंकि देखिए जो बच्चा अडॉप्ट करेंगे ना उस बच्चे के साथ कल को डिस्क्रिमिनेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स कौन है, तो हमारे पेरेंट्स क्यूर कम्युनिटी से आते हैं, या दे आर गे, या दे आर लेस्बियन, ओके। तो इस चीज को अवॉइड करने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको अडॉप्ट करना ही है तो आप किसी अनमैरिड कपल के साथ पार्टनरशिप में अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये छह मेजर पॉइंट्स थे इस जजमेंट के जो मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। अब आप कोई भी न्यूज़पेपर में पूरा दिन वो आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, एक्सप्लेन पेज ये सब पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। अल्टीमेटली ये 6 पॉइंट ही आपका पूरा क्रक्स है इस जजमेंट का। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नो लीगल रिकग्निशन, नो चेंज इन एसएमए, जॉइंट अडॉप्शन अलाउड, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर लीगल रिकग्निशन, क्यूर कम्युनिटी हैव राइट टू enter the union, and state duty to ensure protection, and center can proceed with its committee। ठीक है, ये 6 पॉइंट निकल कर आते हैं इस जजमेंट से। तो ये तो बात हो गई करंट इशू की। अब चलिए वापस चलते हैं हम लोग कि इस पूरे आर्टिकल को जान लेते हैं आखिर इसमें है क्या। पहले तो हमें जानना है कि होते क्या है ये एलजीबीटी है क्या, और ग्लोबल लेवल पर इसकी एक्सेप्टेंस किन किन देशों में है, कितने देशों में है, और इंडिया में इसका क्या कंटेक्स्ट है। दूसरा, इनके इश्यूज, तो जो लोग सपोर्ट करते हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और जो इसके अगेंस्ट हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। अब अगर इसको हम लीगलाइज करना भी चाहें तो उसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। जैसे काफी लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब थोड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं कि ये चीजें तो बिगाड़ देंगी हमारी सोसाइटी को। नेक्स्ट चीज कि फिर क्या करें, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली एक दिन पहले बना लिया था। पहले मैंने सोचा था मैं आपको पुराना कंटेक्स्ट क्लियर कर दूंगा और अगले दिन न्यूज में जो आएगा वो बता दूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि अब जजमेंट आ चुका था शाम तक, कल शाम तक आ चुका था। ये मैंने 17 तारीख को बनाया था ये सब, ओके। तो उस टाइम तक जजमेंट आ चुका था शाम तक, मैंने सोचा फिर इसको कल इकट्ठा ही एक साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये वही सब न्यूज लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में, चलिए बता देते हैं पूरी स्टोरी क्या थी। सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दायर की गई कि अलाउ कीजिए सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया सेंटर को कि आप हमें बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पे। तो सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने अपना एफिडेविट फाइल किया, ठीक है। और उन्होंने काफी अगेंस्ट, गवर्नमेंट ने इसके काफी अगेंस्ट बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट इज कि फिर ये मैटर गया सारे, और हाई कोर्ट के, कई हाई कोर्ट के सामने भी पेटिशन थी इस तरह की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब अपने पास ली, और ये मैटर जाता है 5 जज बेंच को, जो एग्जामिन कर रहा है इसके सारे लीगल इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक एंड एथिकल इश्यूज को, ठीक है। तो लीगल यूनियन है क्या, बिटवीन टू पीपल फ्रॉम सेम जेंडर, ठीक है। ये भी फीमेल हो सकती है, ये भी फीमेल हो सकती है, ये भी मेल हो सकता है, ये भी मेल हो सकता है। राइट, नाउ एलजीबीटी कम्युनिटी, दैट स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये 3 टर्म तो आपको क्लियर होंगे अच्छे से। ट्रांसजेंडर, जो कि हमारे इंडिया में सिर्फ आज से ही नहीं है, महाभारत के टाइम से। आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ दैट कैरेक्टर, जिसके सामने भीष्म पितामह ने अपने वेपन्स रख दिए थे, राइट। ही वाज आल्सो क्यूर, राइट। इसके बाद क्यूर, और इसको इस टर्म में ना क्वेश्चनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ये जो क्यू वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा प्लस क्यों लगा रहे, प्लस मतलब पैनसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल ये टू स्पिरिट, जो कभी ऐसा विमेन फील करता है, कभी ऐसा मैन फील करता है, राइट। उससे मिलकर ये पूरा टर्म बनता है एलजीबीटी प्लस। ऑलराइट,
ना देखिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इनके लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, ठीक है, और ये मांग रहे हैं कि हमें भी ये लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जस्ट लाइक हेटेरोसेक्सुअल कपल, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है। इनको जो जो राइट्स हैं मैरिज में, वही सब राइट्स हमें भी दीजिए, होमोसेक्सुअल कपल्स को भी। तो ये इनकी डिमांड है मेनली। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो 34 कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं सेम सेक्स मैरिज को। एंड फर्स्ट कंट्री याद रखना भी जरूरी है आपके लिए, फर्स्ट कंट्री वाज द नीदरलैंड इन 2001, क्योंकि आज से 22 साल पहले उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था। एशिया की बात करेंगे तो एशिया में सिर्फ ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करती है सेम सेक्स मैरिज को। ऑलराइट, नॉट इवन जापान, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन साउथ कोरिया, ये सब तो एडवांस इकोनॉमीज है ना, मतलब अच्छी खासी डेवलप कंट्रीज हैं, फिर भी वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ओनली ताइवान इज द एशियन कंट्री जो इसको रिकॉग्नाइज करती है। यूएसए में इसको रिकॉग्निशन मिला, ठीक है। क्यों मिला? अब पॉलिटी में आप लोग दो चीजें पढ़ते हो, एक होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि लॉ जैसा है अब हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। लाइक जैसा कई बार हम लोग मानते हैं कि कुछ चीजें गलत हैं, ठीक है, मगर लोग अल्टीमेटली कोर्ट भी कई बार क्या कह देता है कि देखिए कानून ऐसा ही है। कई बार पुलिस कुछ कर रही होती है, आप कहते हो ये आप गलत कर रहे हो, आप तो पुलिस क्या कहती है, आप अब जो कानून है हमें तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अरे दैट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो अगर कई बार कोर्ट में कोई लॉ चैलेंज भी किया जाता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है देखिए लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, हमारा सिर्फ काम है उसको इंटरप्रेट करना, तो उसमें जो प्रोसीजर बताया गया है हम तो उसी हिसाब से चलेंगे, राइट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करना है। बट ओवर द इयर्स जैसे जैसे जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन वगैरह इवॉल्व होती रही, और जब देखा गया कि कई बार पार्लियामेंट गलत भी कर रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग इंदिरा गांधी केस, तब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हम फॉलो करेंगे। यानी कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जा रहा है, हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है क्या वो ड्यू है, इज इट जस्ट एंड फेयर और नॉट। ऑलराइट, ये भी एग्जामिन किया जाएगा। सिर्फ प्रोसीजर क्या है कि नहीं छोड़ेंगे, हम ये देखेंगे कि आपने जो प्रोसीजर चूज किया है, जो प्रोसीजर लिखा गया है कि फॉलो करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, इज इट जस्ट एंड फेयर और नॉट। अगर वो अनफेयर है तो वी विल डिक्लेयर इट एज वॉइड, ओके, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। तो यूएसए हमेशा फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसलिए कहते हैं कि यूएसए का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो लगभग हर चीज पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई करता है। अब जैसे इसी केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए ये पार्लियामेंट्री डोमेन में है, आप वहां जाके लीगल रिकग्निशन की बात कर सकते हैं, ये जुडिशियल डोमेन की बात नहीं है, ऑलराइट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां जुडिशरी मानती है कि हम हर चीज को रिव्यू कर सकते हैं, इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन मुश्किल से 11 पेजेस का है, छोटा सा, क्योंकि हर चीज जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, सिर्फ एक स्केलेटन फॉर्म में बना उनका कॉन्स्टिट्यूशन, अंदर एकदम डिटेल प्रोविजन नहीं है हर एक चीज के लिए, ऑलराइट। वहां पर ज्यादा एम्फेसाइज की जाती है उनकी पर्सनल लिबर्टी। तो उन लोगों ने ग्रांट कर दी थी कि मैरिज में इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे हेट्रोजीनस कपल हो या होमोजीनस कपल, ठीक है। तो यूएसए भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब आया? ये आया 2018 में। और ऐसा नहीं है 2018 से ये सब बातें शुरू, बहुत पहले से भी चल रही थी। अगर आपको याद होगा, आप पॉलिटिक्स फॉलो करते होंगे, तो शशि थरूर, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है, ये लेकर आए थे प्राइवेट मेंबर बिल। बट ऑफ कोर्स आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन की, हमारे यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल पास करना बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, राइट। तो फिर नवतेज सिंह केस, नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को, ठीक है। ये नहीं कहा कि हम आपको कोई मैरिज करने की राइट दे रहे हैं या फ्रीडम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, गे हैं या लेस्बियन हैं, ठीक है। मतलब एक तरह की आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। आपकी जो लिबर्टी होनी चाहिए वो एनफोर्स कर दी गई, ठीक है, कि आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको लिबर्टी है, ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की। तो अब आप कह सकते हो कि एक बार जब होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हो गई, तो इसके बाद एक लॉजिकल स्टेप था और सबको पता था कि अब अगला डिमांड यही आएगा कि हमारी जो मैरिज है उसको रिकग्नाइज किया जाए। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये आज भले ही रह गया हो कि ये नहीं हो पाया, जबकि इस कम्युनिटी को एक्सपेक्ट था कि हमारे फेवर में जजमेंट आएगा, बट ये देर सबेर एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो, पार्लियामेंट के थ्रू हो, बट ये होगा जरूर, राइट। बिकॉज देखिए यहाँ पे एक तो यूपीएससी में कभी भी ना पर्सनल जजमेंट मत देना किसी मैटर पे, नेवर। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है,
राइट। क्योंकि अगर हम इनको डिनाई करते हैं ना, तो हम आर्टिकल 14 भी वायलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 15 भी वायलेट कर रहे हैं, 21 भी वायलेट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है, तो किसी भी बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अपने लोगों को, ठीक है। अब वो चाहे लेस्बियन हो, गे हो, जो भी है, बट है तो हमारे अपने ही ना। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को, कि आप उनको जो सिविल फैसिलिटीज दी जा रही हैं उनमें वो आप नहीं देंगे उनको, हम आपको राशन कार्ड नहीं देंगे, हम आपको इनहेरिटेंस राइट नहीं देंगे। एक बच्चा रखना सबका राइट है, ठीक है, वो हैप्पीनेस लाता है उनकी लाइफ में। तो आप उनको एडॉप्शन राइट नहीं दोगे, तो ये गलत तो है, ठीक है। हाँ, एनकरेज नहीं कर रहे हैं आप इन चीजों को, नहीं कीजिए एनकरेज, लेकिन एटलीस्ट उनके राइट्स वायलेट मत कीजिए। राइट। नेक्स्ट इज, तो इसमें नवतेज सिंह केस में क्या हुआ था, सेक्शन 377 में अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन माना गया इस सेक्शन को, कि ये आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का राइट है उसको वायलेट करता है, ठीक है। ये इंसान की बॉडीली ऑटोनॉमी, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 21 हम मानते हैं कि हर सबके पास अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी है। जब आपने सेक्शन 498 हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ये एडल्ट्री से रिलेटेड लॉ था, तब विमेन के केस में कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, विमेन हैज फुल ऑटोनॉमी एंड राइट ओवर हर बॉडी। तो फिर इस केस में क्यों नहीं, दे ऑल्सो हैव फुल राइट टू ऑन देयर बॉडी एंड देयर ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इसको वायलेट करता था ये, इसलिए सेक्शन 377 को नवतेज सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, ठीक है। सेक्शन 377 was स्टक डाउन इन दिस नवतेज सिंह केस 2018। राइट। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है आपको। एंड इवन दिस ऑल्सो, कि एक बार प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था इसके लिए, बट पास हो नहीं पाया। चलिए, तो फिर सेंटर को कहा गया कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए यहाँ पर, कि जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया सेंटर को, फिर सेंटर ने इस पे एक एफिडेविट फाइल किया। तो अब इस एफिडेविट में सेंटर का स्टैंड क्या था, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट, सेंटर का मानना था कि दिस विल क्रिएट हैवोक इन एक्सेप्टेड सोशल सोसाइटल वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि सेंटर कह रहा था कि जो मैरिज एज एज इंस्टीट्यूशन है, इट इज वेरी सैक्रमेंट, एक होली यूनियन है दो लोगों का, एक संस्कार है। तो ये इसके अगेंस्ट जाता है सेम सेक्स मैरिज। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंटर। सेकंड, court never accepted same sex marriage, okay, it only decriminalized sexual intercourse। यही आर्टिकल 377 जो था उसको डिक्रिमिनलाइज किया, ठीक है, कि गे सेक्स या लेस्बियन सेक्स ये क्रिमिनलाइज ऑफेंस नहीं है, पहले था 2018 के पहले, 2018 में इसको डिक्रिमिनलाइज किया। तो सेंटर ने यही कहा कि देखिए आपने इसको डिक्रिमिनलाइज किया, वहां तक ठीक था, लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं कहा था कि हम सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर का स्टैंड था। तो और कोर्ट ने अब कल मान भी लिया है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करना है। नेक्स्ट, सेंटर ने कहा था, ये 5 महीने पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, जो सेंटर ने अपने एफिडेविट में फाइल किया था। फिर सेंटर ने कहा था इट इज अगेंस्ट फैमिली यूनिट कंसेप्ट। अब फैमिली यूनिट क्या होती है, अगर ट्रेडिशनल सेंस में हम फैमिली यूनिट कंसेप्ट माने, तो एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होंगी और उनके चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। तो ये हम मानते हैं कि ये एक फैमिली कंस्टिट्यूट करता है। तो ये इसके अगेंस्ट में जा रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ की जगह दो लड़के ही लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनली सेंटर, यानी कि मतलब इन ब्रॉड सेंस पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ओनली दे कैन डिसाइड नॉट कोर्ट। तो ये था गवर्नमेंट का फोर्थ स्टैंड। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सेंटर के एफिडेविट में ये सब बातें निकल के आई। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर फेवर में जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं। तो अब ऊपर की पूरी पिक्चर सुन के आप समझ गए होंगे कि फेवर के पॉइंट्स में सबसे पहले तो आएगा इक्वालिटी, कि देखिए आर्टिकल 14 हमें कहता है इक्वालिटी, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है लोगों के अगेंस्ट, ठीक है। और उसमें एक और चीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि कोई मेल है कि फीमेल है, इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कीजिए। लेकिन आप उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा अपने लक्ष्मीकांत में, उसमें कहीं भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं लिखा है, राइट। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, अगर आप इनको इनके फ्रीडम इनके राइट्स नहीं दे रहे हो तो, राइट। सेकंड, इक्वालिटी आएगी तो कम से कम एटलीस्ट इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो भी अवॉइड होगा, तो ये इनका एक पॉइंट बनता है फेवर में। नेक्स्ट इज इट विल एंश्योर द राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी कब निकल के आया है, ये 2017 में निकल के आया है इन पुट्टास्वामी जजमेंट केस, ठीक है। अंडर आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी सबको है, ठीक है, प्राइवेसी है। अब ये दो लोग लेस्बियन हैं, गे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो उनके इंटीमेट रिलेशनशिप चॉइस है, ठीक है। whatever they are doing within four walls of their house is not concern of the society, right? So this will ensure their right to privacy। right to privacy अगर सभी लोगों को है तो फिर इनको भी है,
राइट? इट विल ब्रॉडन दी ह्यूमन राइट्स। अब मैंने आपको बताया ऊपर कि बाकी चीजें अपनी जगह हैं, बट ये भी जरूरी है कि एज अ ह्यूमन बीइंग तो उनको वो सब राइट्स होने चाहिए ना। चाहे वो उनका एडॉप्शन का राइट्स हो, उन्हें भी एक बच्चे के साथ खेलने का अधिकार है। राइट? उन्हें भी इनहेरिटेंस का अधिकार है। उन्हें भी सारे सिविल राइट्स जैसे कि राशन कार्ड वगैरह, ठीक है, या एजुकेशन के राइट्स, ये सारे राइट्स उनको भी तो है ना। तो उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उसको थोड़ा ब्रॉड करेगा अगर हम इसको रिकग्नाइज करते हैं तो। नेक्स्ट इज लव एंड कमिटमेंट। ओके, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे आर इन ए कमिटेड रिलेशनशिप, तो फिर उनको मैरिज का अधिकार ना देना गलत है। इवन इवन यूएन भी रिकग्नाइज करता है एलजीबीटी राइट्स को। नेक्स्ट इज अगर हम रिकग्नाइज करते हैं तो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, एंड दे कैन ऑल्सो एक्सेस द बेनिफिट्स लाइक इनहेरिटेंस, हेल्थ केयर एंड सो ऑन। राइट? इसके बाद अगर इनकी मैरिज को लीगली रिकग्नाइज कर लिया जाएगा तो फिर सोशल एक्सेप्टेंस भी बेटर होगी इनकी। ठीक है, कि अगर दो लेस्बियन रह रही हैं किसी सोसाइटी में, किसी मल्टी में, तो एटलीस्ट अदर पीपल विल एक्सेप्ट दैट कि हाँ, कुछ इलीगल नहीं है, उनकी शादी हुई है प्रॉपर एंड दे आर लिविंग पीसफुली। ऑलराइट। बट कुछ लोगों का क्या कहना है, अब जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स का मानना है कि नहीं, ये हमारी रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ के अगेंस्ट जाता है। मैरिज इज ए सैक्रेड इंस्टीट्यूशन जो कि एक लड़के और एक लड़की में ही हो सकती है। नो, इट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ मैरिज। अब डेफिनेशन आप देखेंगे तो मैरिज क्या है, एक यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल। बट इनका कहना है नहीं, दिस गोस अगेंस्ट द डेफिनेशन। डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर, तो हाँ, ये बात सच है कि ये सब गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर के डोमेन में है कि आपको इसको रिकग्निशन देना है या नहीं देना है। राइट? अब जैसे हमने पिछले कुछ टाइम में हमने देखा विमेन के राइट्स को लेकर कितना असर्टिव हुई है विमेन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। दे हैव बिकम मोर वोकल एज ए लॉबी, ठीक है, दैट वी वांट दिस 33% रिजर्वेशन, तो वो पास हुआ। ऑलराइट? बिहार का एग्जांपल याद कीजिए, इलेक्शन रैली के दौरान नीतीश कुमार से विमेन ने बोला अल्कोहल बैन कीजिए, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं इससे, उन्होंने किया। राइट? सो जितना ज्यादा वोकल होगे अपने राइट्स के लिए, उतना जल्दी आपको रिकग्नाइज किया जाएगा थ्रू पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। और राइट, हमेशा से कोर्ट ही आपको रास्ता देगा ऐसा नहीं है। क्योंकि अब ये बिहार का ही केस ले लीजिए, अगर कोर्ट में जाके विमेन्स बोलती कि अल्कोहल बैन किया जाए, ठीक है, तो क्या वो होता? नहीं होता। कोर्ट कहता है ये मेरे डोमेन में नहीं आता, मैं नहीं कर सकता यार। सबको कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम है बिजनेस कंडक्ट करने की, आपको जो बिजनेस ठीक लगता है आप कीजिए। बट उन्होंने अपनी बात रखी वहाँ के चीफ मिनिस्टर के सामने कि आप इसको बैन कीजिए, उन्होंने कर दिया। ऑलराइट? तो कहीं ना कहीं आपको अपने राइट्स के लिए खुद वॉइस रेज करनी पड़ेगी, नॉट ऑलवेज थ्रू द कोर्ट बट थ्रू लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट। बट क्या है कि इनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। नंबर ऑफ वोटर्स अगर आप देखोगे तो आप जो एलजीबीटी राइट के सपोर्टर्स हैं ना, वो कम ही होंगे एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव एलिमेंट्स, ये ज्यादा होंगे। और इन्हीं का बैकलैश फेस नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, इसीलिए शायद वो इस पे काफी अगेंस्ट में स्टैंड लेती है। दूसरा, चिल्ड्रन राइट्स। अब अगर ये लोग अडॉप्ट कर भी लेते हैं बच्चे को, अब वो बच्चा जब स्कूल कॉलेज या कहीं जाएगा, ठीक है, सपोज स्कूल गया, वहां पे फॉर्म में उसको अपने पेरेंट्स के नाम लिखने होंगे, और या पेरेंट्स मीटिंग में आना होगा, तो अगर ये पता चले कि हाँ, शी इज और ही इज अडॉप्टेड बाय लेस्बियन कपल और गे कपल, तो उस बच्चे के साथ बुली होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, बुली होने के चांसेस, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के चांसेस उसके साथ बहुत ज्यादा हैं। राइट? इसलिए कुछ लोग अगेंस्ट में हैं कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज लीगल कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल है कि अडॉप्ट करें तो कैसे करोगे, एक कपल को अलाउ है ओके, क्योंकि एक बच्चे का ये माना जाता है कि उसकी अपब्रिंगिंग में एक मेल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फीमेल का रोल भी, दोनों का इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर वो अपनी सराउंडिंग में, अपनी पूरी अपब्रिंगिंग में, बचपन से लेके बड़े होने तक, वो सिर्फ दो मेल के ही अंडर में रहा हो या दो फीमेल के ही अंडर में रहा हो, तो उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा इसका। राइट? दूसरा, चाइल्ड की कस्टडी। अब जब आजकल डिवोर्स केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर कल को एज अ कपल आपने शादी कर भी ली, लीगल रिकग्निशन मिल भी गया, उसके बाद आप लोग सेपरेट हो गए, फिर अब फिर आप बोलोगे कि मुझे तो मेरी लिबर्टी चाहिए, मुझे ये बच्चे वाला टैबू नहीं चाहिए अपने साथ, फिर बच्चे का क्या होगा? नो, इट विल क्रिएट सोशल अनरेस्ट, इट विल डिस्टर्ब द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स फेवर और अगेंस्ट में देख लिए हमने। अब हम आते हैं कि अगर चलिए इसको रिकग्नाइज किया भी जाए, तो इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हेडिंग पूरी चैलेंजेस की है। ये पता है, इस तरह के अगर आप ये बनाते हैं ना, इस तरह के फ्लो चार्ट वगैरह आपके आंसर में,
ये दो चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। एक तो ये आपका टाइम सेव करते हैं वहाँ, क्योंकि 60 पेजेस लिखना ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स 3 घंटे में आपकी उंगलियां जान निकल जाएंगी। क्योंकि एक तो आपके टाइम सेव करेंगे, और सामने जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको व्यू बहुत अच्छा देते हैं कि वो जल्दी से समझ जाता है कि आपने कितने पॉइंट्स में आप क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी मेंटालिटी समझ में आ जाती है उसे। सो प्लीज ये इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस अभी से कर लें। ये मत सोचिए वहां मेरे दिमाग में आएंगे, वहां यही समझ में नहीं आएगा क्या बनाऊं। ओके, फिर आप वही बस ट्राइंगल ही बनाते रहेंगे पूरे टाइम। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, तो चैलेंजेस क्या है? पहला है लीगल हर्डल। लीगल हर्डल कैसे? हमें अमेंड करने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग लॉज, वही सब बातें। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट में हमें क्या करने पड़ेंगे? सारे टर्म जेंडर न्यूट्रल बनाने पड़ेंगे। राइट, तो पहले तो, और ये लीगल हर्डल जो है, जो अमेंडमेंट्स हैं, ये आपका पार्लियामेंट कर सकता है। और ये तो पूरा लंबा प्रोसेस से गुजरना होगा उसको। ये पहला लीगल हर्डल है। सेकंड, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शंस क्लियर नहीं दी अभी इन सब चीजों में। चलिए, मैरिज पे तो कल उसने कह दिया कि नो मीन्स नो। ठीक है, कल तो उसने ये बात क्लियर कर दी। एडॉप्शन पे उसने कह दिया कि नहीं, आप जॉइंट एडॉप्शन कर सकते हो, वैसे खुद से नहीं। ठीक है, किसी अनमैरिड कपल के साथ जॉइंट में कर लीजिए। इनहेरिटेंस पे अभी उसने अपना पूरा स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ऑलराइट, उसने बस ये कह दिया कि एक कमेटी जो सेंटर बना रही है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, वो एग्जामिन करे कि इनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं, और उनको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना दिया गया है। अभी भी कोर्ट पूरा क्लियर नहीं है हर चीज को लेकर। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड। सॉरी, कल्चरल एंड रिलीजियस एटीट्यूड, तो हाँ ये है, क्योंकि देखिए बहुत ही डाइवर्स कंट्री है हमारी। ठीक है, हमारे पास लिबरल एलिमेंट्स भी रहते हैं, हमारे यहाँ कंजर्वेटिव एलिमेंट्स भी रहते हैं, और कंजर्वेटिव बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी भी। याद कीजिए साबरीमाला वाला केस। ठीक है, क्या है वहां पर? सब मॉडर्निटी और कंजर्वेटिव एटीट्यूड के अगेंस्ट ही तो फाइट चल रही है ना पूरी, चाहे हाजी अली दरगाह हो, सेम इश्यूज। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी मानते हैं कि जो कंजर्वेटिव वोटर्स हैं वो हमसे एग्री नहीं करेंगे। और आप चलिए, कंजर्वेटिव लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी यूपीएससी के बड़े चैनल पे चले जाइए, जिसने टॉपिक डिस्कस किया हो, वहां का कमेंट सेक्शन खोल लीजिएगा, आपको वहीं दिख जाएगा फर्क लिबरल और कंजर्वेटिव में। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी उतना स्ट्रांगली इसको पुश नहीं करती है। नेक्स्ट इज कि इसके साथ अगर हम अलाउ कर भी देंगे ना, तो भी सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। अगर एक सोसाइटी में एक एलजीबीटी कपल रह रहा है, उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा फिर भी अटैच रहेगा। उसके अडॉप्ट किए जाने वाले चिल्ड्रन के साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन या सोशल स्टिग्मा अटैच रहेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि सिर्फ एक ही चीज से सॉल्व किया जा सकता है, वो है पब्लिक ओपिनियन को चेंज करके, यानी कि कहीं ना कहीं एटीट्यूड एंड बिहेवियर को चेंज करके ही किया जा सकता है ये सॉर्ट आउट। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि फिर क्या करें, वे फॉरवर्ड। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज करे। ठीक है, कोर्ट ने तो मना कर दिया है, बट गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट के डोमेन में अभी आ जाता है कि आप रिकग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं। और वो सब डिपेंड करता है कि कितना वोकली ये लोग अपनी वॉइस रेज कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज, इसके लिए हमें अमेंडमेंट करने होंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह को अलाउ कर सकते हो, तो फिर आप इसको भी अलाउ कर सकते हो यहाँ पर इस एक्ट में, सेम सेक्स मैरिज। तो आप ये मत सोचिए कि कोर्ट ने मना कर दिया तो ये चीज हो ही नहीं सकती। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है, नाउ बॉल इज इन पार्लियामेंट कोर्ट। आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। एक्सपैंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अब ये जो मैरिज की टिपिकल डेफिनेशन है कि मेल और फीमेल की मैरिज, बस वही हो सकती, मतलब मेल और फीमेल का यूनियन ही मैरिज कहलाता है, इस डेफिनेशन को ही एक्सपैंड करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं, किया है हमने पहले भी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें कुछ अमेंड किए गए थे और ऐड किया गया था सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, ताकि ये जो कास्टिज्म का जो वो था ना कि इस कास्ट की इसी कास्ट के साथ मैरिज हो सकती है, उसको ब्रेक करने के लिए, टू डिसमेंटल द कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस, उसके लिए ऐड किया गया था सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज। ठीक है, कई बार ऐसा है कि हाँ दलित मैरिज है, अच्छा आप लोग दलित हो, आपकी मैरिज है, ये मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे आपकी शादियों में, सिंपल शादी करो तुम लोग, ये मंत्र वगैरह से ब्राह्मण शादियों में पढ़े जाएंगे या राजपूत शादियों में पढ़े, इस तरह के जो बैरियर्स होते थे प्रैक्टिसेस पे, वो तोड़ने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज ऐड किया गया था अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, तो ये भी कल को ऐड हो जाएंगे और ये मिलेगा राइट, क्योंकि जब बात किसी के राइट्स की आती है, तो उसे आप ज्यादा टाइम तक दबा नहीं सकते। ओके, जजेस चेंज होते रहते हैं, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का ओपिनियन चेंज होता रहता है। तो आज रिकग्निशन नहीं मिला है तो कल को मिलेगा। ठीक है, मिलेगा जरूर। नेक्स्ट इज एड्रेस द कंसर्न ऑफ ओपोनेंट्स। ठीक है, पहली बात तो कि इन ओपोनेंट्स को भी समझाना जरूरी है कि आप जो बोल रहे हो कि मैरिज इज ए सैक्रेड इंस्टीट्यूट,
वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, जबकि हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 वो सेक्युलर एक्ट है। तो अगर हम इस एक्ट में इनको रिकॉग्नाइज कर भी लेते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई रिलीजियस या सेंटिमेंटल इश्यूज हर्ट हो गए। दैट इज डिफरेंट थिंग। मैरिज एज अ इंस्टीट्यूट इज सेक्रेट फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव, बट इन अ सेक्युलर एक्ट वी शुड ऑल्सो गिव देम द राइट्स, ओके, इक्वल राइट्स। नेक्स्ट इज हमें एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि ये जो सोसाइटल एटीट्यूड है इसको चेंज किया जा सके। क्योंकि अगर दो लड़कियां आपस में रह के खुश हैं, जैसा कि शायद आई थिंक पंजाब का केस था या हरियाणा का, वहां दो लड़कियों ने मैरिज की थी, ठीक है, एंड प्रॉपर उन लोगों ने उस तरीके से की थी कि एक लड़की दूल्हा बनी थी एंड दूसरी प्रॉपर दुल्हन बनी थी और घर वालों ने खुद शादी कराई थी। ये तो ठीक है, वो अगर पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया और कई लोग आए, पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, तो ठीक है। अगर एटीट्यूड चेंज कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। आई थिंक हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं टू हैंडल ए क्वेश्चन इन मेंस, बी इट 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़िए, बस उतना जानिए जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। लोग रोज अगले कई दिनों तक ओपिनियन आते रहेंगे न्यूज़पेपर में अलग अलग, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। सफिशिएंट कंटेंट अगर आपके पास है तो बस बात खत्म है। पहले एग्जाम निकालिए, बाद में एक्सपर्ट बनिएगा किसी फील्ड का। Okay, so don't waste your time in reading all the editorials and opinion pages. इतना जानना हमारे लिए ज़रूरी था, हमने जान लिया काफ़ी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी मैं हमेशा आपको फिर भी इंसिस्ट करूंगा कि अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेंगे। हैंड रिटन नोट्स ही आपके काम आएंगे अल्टीमेटली। पीडीएफ्स वगैरह या किसी कोचिंग की मैगजीन वगैरह वो काम नहीं आएगी यार, नहीं पढ़ पाओगे उससे। ये चीज़ तुम अभी रियलाइज नहीं करोगे, अगर तुम्हारे प्रीलिम्स क्लियर होंगे ना तो मेंस के टाइम तुम लोग अच्छे से रियलाइज करोगे ये चीज़ कि हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए होते और उनको बार बार रिवाइज किया होता। इसलिए मैं कहता हूँ आप 6 दिन जो पढ़ रहे हो उसको संडे के दिन रिवाइज जरूर करना, अदरवाइज पूरा वर्क डन, वो पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर सिलेबस आपका रोज बढ़ता रहता है, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है दुनिया भर में, आपका सिलेबस का पार्ट बन जाता है। वो मानते हैं हम, लेकिन फिर भी आई एम अगेन सेइंग रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस इन दिस एग्जाम। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इजी एज पाई यूपीएससी, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर। और इस करंट अफेयर पे बेस्ड जो भी एमसीक्यूज वगैरह पोस्ट किए जाते हैं वो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। एंड प्लीज द हिंदू का डिस्कशन स्किप मत कीजिएगा बाय मिस ट्विंकल, ओके, शी इज बेस्ट। जस्ट वॉच दोज लेक्चर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड। So thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.